हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक नंबर 3 एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट करी है, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 3 टाइप्स की सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स कंसिडर कर ली थी। प्रॉब्लम्स विद n जॉब्स एंड 2 मशीन्स, प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स एंड प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू m मशीन्स। तो हम इन तीनों प्रॉब्लम में हमने जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड अप्लाई किया था। बट उसके बाद हमारे पास 4th टाइप आता है, वो क्या है, 2 जॉब्स एंड m मशीन्स। मतलब उसमें जॉब्स हमारे पास बहुत सारी थी और मशीन्स हम डिवाइड कर रहे थे 2, 3 और m। ठीक है, अब इन वाले क्वेश्चंस में हमारे पास जॉब्स सिर्फ 2 रहेंगी और मशीन्स हमारे पास बहुत सारी होने वाली हैं। ठीक है, तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है ना, जिसमें जॉब्स सिर्फ 2 दे रखी होती हैं, उसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम जो एल्गोरिथम मेथड था, जॉनसन एल्गोरिथम मेथड, उससे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरे स्टेप्स भी लिख रखे हैं, मैं कैसे कैसे सॉल्व करनी होती है यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्टेप्स को सबसे पहले ही देखने बैठ जाएंगे तो अभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप ये देखेंगे पता नहीं क्या है। ठीक है, स्टेप्स को इसलिए हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस मेथड नीडेड टू प्रोसेस जॉब 1 एंड जॉब 2 ऑन 5 मशीन्स A, B, C, D एंड E। मतलब ग्राफिकल मेथड यूज करना है और हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है जॉब 1 और जॉब 2 के लिए। 5 मशीन्स हमें दे रखी हैं। ठीक है, फॉर ईच मशीन फाइंड द जॉब विच शुड बी डन फर्स्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल टाइम नीडेड टू कंप्लीट बोथ द जॉब्स। ठीक है, हमें सब उनका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है दोनों जॉब्स के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है। टेबल क्या है, सीक्वेंस दे रखा है, जॉब 1 का सीक्वेंस A, B, C, D, E है। ठीक है, जॉब जो मशीन A है उसमें 1 आवर लग रहा है, B में 2 आवर, C में 3 आवर, D में 5 आवर और E में 1 आवर। ठीक है, उसके बाद जॉब 2 का सीक्वेंस दे रखा है C, A, D, E, B, जिसमें C का है 3 आवर्स, A का है 4, D का 2, E का 1 और B का 5। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारे पास जॉब A जो होनी है वो इस सीक्वेंस में होनी है और जॉब 2 हमारी इस सीक्वेंस में होनी है। ठीक है, अब हमें ऑप्टिमल टाइम निकालना है, मतलब हमें बिल्कुल ऐसा टाइम निकालना है जिसमें कम से कम टाइम लगे और हमारी दोनों जॉब्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसे हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसका ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या आता है, ड्रॉ 2 एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट जॉब 1 एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट जॉब 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी जॉब 1 को रिप्रेजेंट करेगी और वर्टिकल लाइन जो है वो हमारी जॉब 2 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये जॉब 1 की एक्सिस है और ये जॉब 2 की एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम, जितना हमने एक लाइन का अगर गैप लिया है तो हमने इधर भी मेजर करके इतने इतने का गैप मेजर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है तो आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, अदरवाइज आपके पास नोटबुक होती है तो मैं आपको नोटबुक पर भी बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, हमने जितना एक लाइन का इधर गैप लिया है ना, उसे मेजर करके इतना इतना गैप ही हम इधर लेते चले हैं, क्योंकि हमारे इधर का मेजरमेंट और इधर का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें किस तरह से मेजर करना है, हम अपनी सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले जॉब 1 के लिए ये जो प्रोसेसिंग आवर्स है इनका सम करते हैं। ठीक है, 2 + 1 3 और 3 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, तो ये जॉब 1 है, तो मेरे पास यहाँ पे जो जॉब 1 के लिए जो ये लाइन बनाई है इसमें 12 पार्टीशन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जॉब 2 के लिए कितना है, 4 और 3 7 और 2 9 1 10 5 15। तो जॉब 2 के लिए जो ये लाइन बनाई है इसमें 15 पार्टीशन होने चाहिए। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हुए चलते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। उसके बाद सेकंड टाइम क्या है, सेकंड स्टेप है हमारे पास, ड्रॉ रेक्टेंगल्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1 एंड जॉब 2। ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं। आई होप आपको ये रेक्टेंगल समझ में नहीं आया होगा क्या है, तो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखना है जॉब 1 में सीक्वेंस ए के लिए हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट है, हमारा जॉब 1 का चल रहा है। जॉब 1 के लिए सबसे पहला क्या था, ए जॉब के लिए हमारे पास 1 था। ठीक है, यहाँ पे हम 1 मार्क कर लेंगे और ये हमारा ए के लिए है। ठीक है, ये हम ए लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास बी के लिए 2, सी के लिए 3, हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब हम 2 मार्क करेंगे इसके आगे से करेंगे, ओरिजिन से नहीं करना है, यहाँ से करना है 1 2, मतलब ये जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज 3 वाला, ये हमारे बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 था सी के लिए, तो 1 2 3, तो ये वाला हमारा पॉइंट कितना आएगा, 3 4 5 6 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारी मशीन हो जाएगी सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक के आगे से काउंट करेंगे, जैसे 3 था सी के लिए तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पार्टीशन के बाद हमने मार्क कर दिया और ये आ गया सी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज लिखी है 1 2 3 4 5 6 वाली, तो हम पूरा आगे लिखेंगे तो बहुत हैजिंग हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ग्राफ। तो जहाँ पे आप मार्क करो बस वहीं पे वैल्यूज पुट करिएगा। उसके बाद डी है हमारे पास 5 और ई है हमारे पास 1। ठीक है, तो 5 काउंट करो 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद ई है हमारे पास 1, तो मतलब ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास ई।
ठीक है। अब नंबरिंग लिखनी है 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जो डी हमारा खत्म हो रहा है वो 11 पे खत्म हो रहा है और ये हमारा 12 पे खत्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम ऐसी जॉब 2 के लिए मार्किंग करते हैं। जॉब 2 के लिए मार्किंग करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सी है, सी के लिए 3। ठीक है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 3 यहाँ पे आ गया और ये जो हमारा मशीन है यहाँ पे सी यूज़ हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सी। उसके बाद क्या है, ए है हमारे पास 4। ठीक है। अब 3 के बाद 4 पार्टीशंस और काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है। और ये कौन सी मशीन है हमारी, ए। तो ए मशीन के लिए हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम डी है हमारे पास यहाँ पे और 2 है, तो 2 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन, दैट इज यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी मशीन डी। ठीक है। हमें ये चीज़ लिखनी है, ये साइड में कौन सी मशीन चल रही है। उसके बाद हमारे पास है ई 1 के लिए, तो 1 है यहाँ पे हो जाएगा 10 हमारे पास और ये वाला पार्टीशन हो जाएगा हमारे पास ई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी है 5, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल एंड तक आ रहा है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है। 15 हो जाएगा और ये पूरा पार्टीशन कौन सा है हमारे पास, बी है, मशीन बी के लिए चल रहा है ये। ओके। तो इस तरह से हमें इन्हें डिवाइड करना है। अब ये हो गए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये मतलब इस वाली जॉब में लास्ट पॉइंट क्या है 15 और जॉब 1 में लास्ट पॉइंट क्या है 12। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ऐसे रेक्टेंगल बनेगा उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिए और इन सबको आपस में ड्रॉ कर लीजिए, मतलब 3 को ऐसे पहले इतना ही ड्रॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा है, ये जो 15 जॉब 2 का लास्ट था उसका ये फिनिश पॉइंट आया और ये 12 का लास्ट, जॉब 1 का जो लास्ट पॉइंट था 12 वो आया। ये जो पॉइंट आया ये होता है हमारे पास फिनिश पॉइंट। यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये फिनिश हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक मार्किंग यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये है और ये जहाँ पे भी ऐसे मार्किंग दे रखी है उन सबकी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे ड्रॉ, और जैसे यहाँ पे मार्किंग जो कर रखी है उनकी ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं सारी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल लाइंस भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं बहुत सारे। तो हमारा जो स्टेप 2 था वो यही था, ड्रॉ रेक्टेंगल्स अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1 एंड जॉब 2। ठीक है। हमने प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही तो ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे हैं। अब हमें क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ए है। अब ए ये जो हॉरिजॉन्टल में तो ए आ रहा है सबसे पहले, अब वर्टिकल में ए कहाँ पर आ रहा है, वर्टिकल में ए यहाँ पर है, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है इसे शेड करना है। ठीक है। उसके बाद हम बी चेक करेंगे, बी हमारा हॉरिजॉन्टल में बी यहाँ पर है और वर्टिकल में हमारा बी यहाँ पर है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला रेक्टेंगल, तो इस वाले रेक्टेंगल को हम वापस शेड कर देंगे। ओके। उसके बाद हम सी देखेंगे, ये सी है, यहाँ पे सी कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल को हम शेड कर देंगे। ठीक है। फिर डी यहाँ पर है, इधर डी कहाँ है, ये रहा, तो ये वाला जो रेक्टेंगल होगा इसे हम शेड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम ई देखेंगे, ई यहाँ पर है और इसमें ई ये रहा, तो इन दोनों का जो आएगा कॉम्बिनेशन वो कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन, ये रेक्टेंगल। ठीक है। इन सब के अंदर हम अपनी मशीन्स के भी नेम लिख सकते हैं। ये हमारा ए मशीन है, ये हमारी बी मशीन है, ये हमारी सी मशीन है, ये हमारी डी मशीन है और ये हमारी ई मशीन है। ठीक है। अब हमारा जो मेन काम था ग्राफ बनाना वो हो गया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपनी जो लाइन है, मतलब जो हमारा ऑप्टिमल पाथ है, हमें वो ड्रॉ करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, अब हमारा जो ऊपर का क्वेश्चन है उसका काम कंप्लीट हो गया, अब हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, इस ग्राफ पर। ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, देखो हम स्टेप 3 देखते हैं, मेक अ पाथ फ्रॉम ओरिजिन टू फिनिश विच इज कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड लाइन एट 45 डिग्री। मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसी पाथ ड्रॉ करना है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और फिनिश तक जाएगा। ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दें, ऐसा नहीं करना है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, 45 डिग्री की लाइन भी हो सकती है। ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, देखो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि कोई भी जो शेडेड रीजन है वो हमारा कट नहीं होना चाहिए उस लाइन से। ठीक है। तो हम जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से जहाँ पे भी कोई शेडेड रीजन नहीं आ रहा है वहाँ पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करा, अब आपके पास प्रोटेक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास प्रोटेक्टर नहीं होगा। दैट इज प्रोटेक्टर आपको पता होगा, चांदा आपने देखा होगा। ठीक है। आपको हो सकता है एग्जाम में हो ना हो, लेकिन अगर आपने उससे ही सीखा तो बाई चांस आपके पास नहीं हुआ तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आते हुए नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हम बिना उसके देखेंगे, देखो यहाँ से 0 से 1 है, मतलब 1 यूनिट है, अगर हम 1 यूनिट देखें तो वो यहाँ तक आ रही है, तो हमें 45 डिग्री का चूज करना है। तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा, 45 क्या होती है, इसे हम बीच में से कट कर दे तो हमारे पास 45 डिग्री की लाइन आएगी। ठीक है। तो हमारा 45 डिग्री बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जब भी 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है वो रेक्टेंगल के इस इधर की साइड से, मतलब जहाँ पे रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है वहीं से शुरू करनी है।
तो स्टूडेंट्स इस वाले रेक्टेंगल की हमारी 45 डिग्री की लाइन बन गई है। अब हम नेक्स्ट रेक्टेंगल देखते हैं। इस रेक्टेंगल की बन गई, मतलब हमारा जो वाला पार्टीशन है इसका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सेकंड वाला पार्टीशन देखते हैं वर्टिकल लाइन का। ठीक है, अभी वाला रेक्टेंगल है, इसके लिए बनाएंगे 45 डिग्री की लाइन इस पॉइंट से जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है। अब कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 1 से 3 मतलब 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स का देखें 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ तक अगर हम इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर दे तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है हमारे पास वर्टिकल लाइन का, ये वाला जो पार्टीशन करा है इसका काम पूरा हो गया। उसके बाद हम थर्ड वाले देखते हैं। थर्ड वाले पार्टीशन में हमारे पास ये देखो इसका काम पूरा हो गया, इसका काम पूरा हो गया, और वर्टिकल में देखिए इसका काम पूरा हो गया और इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इस वाले जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में चलेंगे। थर्ड रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, मतलब इस वाले रेक्टेंगल में। इस वाले रेक्टेंगल में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास 2 यूनिट्स और इधर कितनी है हमारे पास 1 2 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स है, हम देखते हैं 2 यूनिट्स कहाँ पर जा रहा है। 2 यूनिट्स अप्रॉक्स यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ तक हम इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री की लाइन आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री की हमारे पास ये लाइन आ गई। अभी मैं पेंसिल से बना रही हूँ, जब पेन से करूँगी तो स्केल से अच्छी सी क्लियर लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फोर्थ रो में जाएंगे। फोर्थ रो में और फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम हमारे पास ये है और फोर्थ रो हमारे पास ये है। कभी भी हमारा जो ये लाइन है जो शेडेड वाला है वो कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है और यहाँ पे 5 यूनिट्स का डिफरेंस है, मतलब एक वाला ही हम एक का डिस्टेंस लेकर, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आएगा और हम 45 डिग्री की लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ रो का भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। ठीक है, वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, उसमें हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पे 5 का, मतलब हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, तभी तो हमारे पास 45 डिग्री की लाइन आएगी। तो जब यहाँ पे 1 पॉइंट है तो यहाँ पे भी हमें एक ही लेना पड़ेगा, तभी तो वो स्क्वायर बनेगा और हम आराम से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा, इस वाली लाइन पर। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है और वहाँ से इस वाले स्क्वायर का एंड तक कनेक्ट कर देंगे। ये भी हमारे 45 डिग्री की लाइन आ गई। ठीक है, अब हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होती है। हमने पाथ का जो लोकेशन है ना वो डिसाइड कर ली कि हमारा किस तरह से जाएगा। अब मेन चीज़ कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो पाथ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है पाथ हमारा 0 से स्टार्ट होगा और फिनिश तक जाएगा। 0 से स्टार्ट होकर फिनिश तक जाना है। अब कैसे जाएगा, और लाइन हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे तुमने ये यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ऐसे कर दी, ये हमेशा हमारी लाइन जो है कनेक्टेड नहीं है, बट हमें कनेक्टेड लाइन चाहिए, तभी तो हमारा रेगुलर पाथ पता चलेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे तो 45 डिग्री की लाइन आ रही है, इसे तो एज इट इज ऐसे ही ड्रॉ कर दो। ये हो गई हमारे पास स्टार्टिंग का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन नहीं जा रही जो कंटिन्यूस हो, तो हम जो हमारे पास रेक्टेंगल की लाइन है उस पर ही इसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं स्केच पेन से आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको लाइंस क्लियर एग्जैक्ट दिखें। ठीक है, हमने 0 से 1 पर हमारे पास ये 45 डिग्री की लाइन है, हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमारे पास इधर कंटिन्यूस होने के लिए कोई लाइन नहीं है, तो रेक्टेंगल के साथ ही जो लाइन जा रही हो उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया इस तरह से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइन है कनेक्ट हो रही है, तो उस लाइन को हम जैसे भी है उसे हम कर देंगे कनेक्ट। ठीक है, यहाँ तक है तो ये हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई लाइन नहीं जा रही, हमें ऐसे जा रही है, तो हम ऐसे इधर रेक्टेंगल के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ये 45 डिग्री की लाइन है, उसे कनेक्ट कर देंगे। हमें एक रेगुलर पाथ चाहिए जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हो, ऐसे नहीं बिखरा बिखरा सा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइन नहीं है, हमारे पास ऐसे तो लाइन नहीं जा रही और ऐसे भी नहीं जा रही, तो हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास ऐसे लाइन आ गई। उसके बाद हमारे पास ये है 45 डिग्री की लाइन, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे। 45 डिग्री की लाइन कनेक्ट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन नहीं जा रही और हमारे पास वर्टिकल भी नहीं जा रही, हमारे पास हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल वाली को आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सी जा रही है 45 डिग्री की लाइन, तो हम 45 डिग्री की लाइन को कनेक्ट कर देंगे इस पाथ से। ठीक है, अब हमारे पास हमें फिनिश पॉइंट तक जाना है, फिनिश पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास बस यही रास्ता बचा है, तो हम बस इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ से हम टोटल इलेप्स टाइम निकाल सकते हैं और आइडल टाइम निकाल सकते हैं, सब चीज़ निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड से पूरा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। ये जो हमारे पास जो स्केच पेन से डार्क हो रही है लाइन, वो हमारा ऑप्टिमल पाथ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, अब एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या है।
ठीक है। फाइंड द ऑप्टिमल पाथ, हमने ऑप्टिमल पाथ फाइंड कर लिया, मैंने बताई दिया 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री की लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से हमने पूरा पाथ डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। अब क्या होता है, एन ऑप्टिमल पाथ इज दैट मिनिमाइजेस आइडल टाइम फॉर जॉब 1 एंड जॉब 2। ये तो आपको पता है ऑप्टिमल पाथ कौन सा होगा, जो आइडल टाइम को मिनिमाइज करेगा, मतलब ऐसा टाइम जब ना तो जॉब 1 कंटिन्यू हो रही होगी ना जॉब 2, मतलब ऐसा टाइम जब जॉब 1 कंटिन्यू हो रही होगी वो वाला टाइम मिनिमाइज होना है, और जब जॉब 2 कंटिन्यू नहीं हो रही होगी वो वाला टाइम मिनिमाइज करना है। आइडल टाइम वही तो होता है जब जॉब वर्क में नहीं हो, ठीक है, वो टाइम को हमें मिनिमाइज करने वाला जो पाथ है उसे हम ऑप्टिमल पाथ बोलते हैं, ठीक है। हेंस ऑप्टिमल पाथ इज वन व्हिच कोइंसाइड्स विद 45 डिग्री लाइन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब हमारे पास ऑप्टिमल पाथ वो होता है जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 डिग्री की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम चाहते तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, हमने यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा क्यों लेते, हम या तो ऐसे ले लेते या ऐसे ले लेते, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा पाथ चाहिए जिसमें 45 डिग्री की लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए हमने यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे ड्रॉ करी, वरना हम तो ऐसे 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 करके ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन वो हमारा ऑप्टिमल पाथ नहीं आता, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिमल पाथ आ गया। और उसके बाद हमें टोटल इलैप्स टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल इलैप्स टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखो, टोटल इलैप्स टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इलैप्स्ड टाइम फॉर जॉब 1, ठीक है। इसमें जॉब 1 और जॉब 2 के लिए निकालेंगे, पहले वाले क्वेश्चंस में मशीन्स के लिए निकालते थे, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल प्रोसेस्ड टाइम प्लस आइडल टाइम, ठीक है। जितने टाइम हमने काम करा है जॉब पर और जितना टाइम हमारे पास खाली रहा है जॉब, वो दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलैप्स टाइम आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास टोटल इलैप्स टाइम फॉर जॉब 2 भी आ जाएगा, वो भी लिख लेते हैं बात क्या, टोटल इलैप्स्ड टाइम फॉर जॉब 2, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टोटल प्रोसेस टाइम कौन सा है, जो ये टाइम हमें दे रखा है जॉब 1 के लिए 1 + 2 + 3 + 5 + 1, ये हमारा टोटल प्रोसेस टाइम है। इन सब का एडिशन कितना आएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 5 11 और 1 12, ये तो हमारे पास 12 आ गया। और जॉब 2 का जो प्रोसेस टाइम है वो कितना है, 3 + 4 7 + 2 9 1 10 5 15, ठीक है। जॉब 2 का प्रोसेसिंग टाइम है 15, तो इन दोनों को तो हम प्रोसेस टाइम की फॉर्म में लिख देंगे। टोटल प्रोसेस टाइम कितना हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा और उधर 15 हो जाएगा। प्लस कौन सा होना है हमारे पास, आइडल टाइम प्लस होना है। अब आइडल टाइम कैसे निकलेगा, आइडल टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब हमारे पास लाइन 45 डिग्री की होगी तो हमारी जॉब 1 और जॉब 2 दोनों ही हमारे प्रोसेस में होंगे, हमारे पास आइडल नहीं होगी। अब हमें 45 डिग्री वाली लाइन को कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि वो तो हमने ये प्रोसेसिंग टाइम में हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कंसिडर करना है। देखो जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो जॉब 1 तो हमारे प्रोसेस में, मतलब उसमें हमारा प्रोसेसिंग टाइम में ऐड हो गई है, लेकिन जॉब 2 हमारी आइडियल है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो हम जॉब 2 का आइडल टाइम ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगे तो वहाँ पे जितने भी टाइम पे के लिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है वो हमारा आइडल टाइम होगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जब वर्टिकल लाइन होगी तो जॉब 1 हमारी आइडल होगी, मतलब जहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइन दिखे तो वो वाला टाइम हम आइडल टाइम ऐड करेंगे जॉब 1 में, वो टाइम हम आइडल टाइम कंसिडर करेंगे ऑफ जॉब 1, ठीक है। और अगर जॉब 1 और जॉब 2 जो है जब वर्टिकल लाइन है तब जॉब 2 हमारी प्रोग्रेस में है। ऐसा क्यों है, देखो जॉब 1 हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब जॉब 1 तो हमारी कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। और जब वर्टिकल लाइन है तब हमारे पास जॉब 2 वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब जॉब 2 तो हमारी चल रही है लेकिन जॉब 1 नहीं चल रही, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कौन सा आइडल टाइम है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जॉब 1 का आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखो जॉब 1 का आइडल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, जॉब 1 आइडल कब है, यहाँ पे भी प्रोसेस में, यहाँ पे भी प्रोसेस में, यहाँ पे भी आपको वर्टिकल लाइन दिख जाए वहाँ पे हमारी जॉब 1 आइडल है, ठीक है। वर्टिकल लाइन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर मिल रही है एक वर्टिकल लाइन, कितने पॉइंट से, देखो ये है हमारे पास 0 1 से लेके 3 तक, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे 12 + 2 लिख दे प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का ये नहीं दिखना, अब देखो यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन गई, वर्टिकल लाइन हमारी जॉब 1 के लिए आइडल लाइन है, ठीक है। ये कितने पॉइंट्स के लिए, 3 4 5 से 7 तक, मतलब 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे और लिखते हैं 2 प्लस। अब हम देखेंगे और वर्टिकल लाइन कहाँ है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये 45, ये हॉरिजॉन्टल और ये 45। अब देखो यहाँ पे आ गई हमारे पास वर्टिकल लाइन, ये हमारा आइडल टाइम हो जाएगा जॉब 1 के लिए, ये भी मतलब पहले भी हुआ था और अब भी, ठीक है। अब ये कितना है हमारे पास, ये 11 है, 11 से लेकर ये 15 तक जा रही है, तो 11 से 15 तक मतलब 4 आवर्स हमारी जो जॉब 1 है वो आइडल रही है इधर लास्ट वाले केस में, ठीक है। लास्ट वाले केस में 4 आवर्स हमारी आइडल रही है, तो यहाँ पे हम 4 और ऐड कर देंगे। टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 + 2 14 + 2 16 और 4 20 आवर्स, ठीक है। टोटल इलैप्स टाइम आ गया हमारे पास 20 आवर्स। और अगर आपसे आइडल टाइम पूछ लेता तो हमारे पास क्या होता है, 2 + 2 4 + 4 6,
ठीक है, हमारे पास वो आइडल टाइम हो जाता है जॉब 1 के लिए। ये टोटल इलेप्स टाइम है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो टोटल इलेप्स टाइम है वो जॉब 1 और जॉब 2 का इक्वल आना चाहिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ ही तो हो रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके ग्राफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपने ठीक से नहीं बनाया है। ठीक है, अब हम जॉब 2 का आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं। जॉब 2 का आइडल टाइम कब होगा? जॉब 2 आइडल कब है? जब हमारे पास लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है। तो जहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगे वो आपको कैलकुलेट करना है। ये 45, ये वर्टिकल, ये 45, ये वर्टिकल, ये 45। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ गई, मतलब हमें ये वाला कैलकुलेट करना है आइडल टाइम। देखो कितने से आ रहा है, कितने पे है 3, 4, 5, ये 5 से लेके 6 तक जा रहा है। ठीक है, 1 पॉइंट्स का डिफरेंट है, मतलब 1 आवर का। तो यहाँ पे ऐड कर दो +1 प्लस। अब नेक्स्ट देखें, ये हो गया था हमारे पास 45 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई थी। उसके बाद ये 45 डिग्री का आ गया, उसके बाद यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद कहीं नहीं है। तो बस ये और टाइम ऐड कर दें आइडल टाइम के लिए और जॉब 2 के आइडल टाइम के लिए। तो ये कितना है, यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 से लेके हमारे पास कितने तक जा रहा है, 11 तक। 7 से 11 कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 4 आवर्स ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इलेप्स टाइम 15 + 1 16 और 4 20 आवर्स। तो इसका मतलब हमारे जो टोटल इलेप्स टाइम है वो दोनों के सेम आ रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है और इस तरह से हमने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। अब हमसे अगर पूछ लेती कि आइडल टाइम निकालना है जॉब 1 और जॉब 2 का, आइडल टाइम फॉर जॉब 1 और आइडल टाइम फॉर जॉब 2, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? जो प्रोसेसिंग टाइम है, हमने टोटल इलेप्स टाइम में जो प्रोसेसिंग टाइम लिया है उसे हटा दो। कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 4 दैट इज 8 आवर्स। और आइडल टाइम फॉर जॉब 2 कितना हो जाएगा, 15 को हटा दो क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम है। 15 हटा दो, 1 + 4 5, ऐसे ही लिख देते हैं 1 + 4 = 5 आवर्स। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने यही लिख रखा था हॉरिजॉन्टल के लिए, जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जॉब 1 हमारी प्रोसेस में और जॉब 2 आइडल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, वरना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आइडल टाइम कौन सा है। वर्टिकल लाइन जब है तब जॉब 1 हमारी आइडल है और जॉब 2 हमारी प्रोसेस में है। ठीक है, और 45 डिग्री वाली लाइन जब है जब दोनों ही जॉब हमारी प्रोसेस में है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस क्वेश्चन में ग्राफ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करा है और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में आ जाता है तो आप अगर ये स्टेप्स भी लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो स्टेप्स भी आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है, हमने आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।